9 सो ग्रेविटेशन जो चैप्टर है सब तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है शायद तो नॉलेज हो कि इस यूनीवर्स के फोर्सेस कितने तरह के व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन दिस यूनीवर्स कितने तरह की फोर्सेस पढ़ी बड़ियां तो पढ़ी फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ी सी कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ी सी कंटैक्ट फोर्स पढ़ी सी टेंशन पढ़ी सी नॉन कंटैक्ट फोर्स पढ़ी सी बड़ियां फोर्सेस लेकिन अगर तुहानू कोई स्पेशली मेंशन करे राइट द वैल्यू ऑफ फोर्सेस इन दिस यूनिवर्स तो फिर तुसी कहना है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन दिस यूनिवर्स पहले तो इन्हां थोड़ा ध्यान नाल समझना दिखानी है कि इस यूनिवर्स दे विच यूनिवर्स स्पेशली मेंशन होना चाहिए वैसे जो नवी रिसर्च है ना पता कितनी फोर्सेस होंगी 5 पर हजे तक तुहाडी बुक्स के अंदर लिखा नहीं गया इसलिए असं मोटा मोटा फोर्सेस को कितने पार्ट डिवाइड करना 4 किहड़ियां फोर्सेस 1 थोड़े सामने ग्रेविटेशनल फोर्सेस सेकंड न्यूक्लियर फोर्सेस कॉन्टैक्ट नहीं आना फर्स्ट आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स सेकंड आ गई न्यूक्लियर फोर्स थर्ड आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ठीक है फोर्थ वीक फोर्स ठीक है सो मेजरली असी फोर्सेस नु 4 पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड करना है ਕਿਹੜੀਆਂ फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्सेस न्यूक्लियर फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एंड वीक फोर्सेस ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ वीक फोर्सेस ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ कि वीक फोर्सेस ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿਰਫ ਵੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ और ਇਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ठीक है व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियर वर्ड न्यूक्लियस तो निकल के आ रहा है न्यूक्लियस पता है सब व्हाट इज एटम स्मॉल एटम दे विच की ਹੁੰਦਾ सेंटर पे न्यूक्लियस ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੌਣ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ और न्यूक्लियस ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ प्रोटॉन्स ਤੇ न्यूट्रॉन्स ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ फोर्स होल्ड करके रखती है बाइंड करके रखती है इकट्ठा करके रखती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर और कहते न्यूक्लियस ਨੂੰ तोड़ना सब तो ज्यादा औखा है न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर सब तो ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इस नेचर दैट इज द स्ट्रॉन्ग पेपर क्वेश्चन आता है व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन दिस यूनिवर्स न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस ਨੂੰ तोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट है ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰजेस ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ यस प्लस 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 माइनस इलेक्ट्रॉन ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ नेगेटिव प्रोटॉन ਦੇ पॉजिटिव प्लस प्लस ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਿਪੈਲ ਕੇ अट्रैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव ਕੀ ਕਰਦੇ अट्रैक्ट सो चार्जेस करके अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फोर्सेस क्रिएट होਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੌਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ फोर्सेस ठीक है वीक ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਏਗਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਲਾਸਟ है ग्रेविटेशनल फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्सेस की होंगी किसी ने पता 9th क्लास पढ़ा तुसी ज्यादातर बच्चे मैंने हमेशा यही आंसर देते हैं मैम जो प्लैनेट्स दे विच लगदियां दे आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्सेस की आंसर यही है की है आंसर सन ते अर्थ च लगदियां इस तरह में बड़ी चीजें लगदी है सो आज तो बाद याद रखना है कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स चाहे वो छोटे तो छोटा है चाहे वो बड़े तो बड़े प्लैनेट्स है जिन्ना दा मास है पेन का मास है मेरा मास है पेन के मेरे विच भी अट्रैक्टिव फोर्स लगनी है सिर्फ मासेस करके जिन्ना कोई भी मास है इस यूनिवर्स के विच उन्ना च एक अट्रैक्टिव फोर्स लगती है विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लैनेट्स का मास होता है सन का मास है बेचारे का सो ना दोनों के विच भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना होता है 1 नो 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 केमिस्ट्री के स्टूडेंट को कोई टिप्स होना चाहिए व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg प्रोटॉन का मास होता है बेचारे का न्यूट्रॉन का मास होता है सारे का होता है इस यूनिवर्स मेजॉरिटी 99.999% इक्वल मास जिन्ना दा मास है उन्ना दे विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगदी है दैट इज कॉल्ड
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आ फोर्स चार्जेस करके है, आ फोर्स मासेस करके है, आ फोर्स न्यूक्लियस ਦੇ ਵਿੱਚ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ठीक है, सो वो है फोर्सेस ही, लेकिन सब दी नेचर ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। पता लगा इलेक्ट्रॉन का मास 10 की पावर -31 kg, -31 सोच के देखो कितना छोटा है। तो कई बच्चे उन्होंने कह देंगे मैम निगलिजी बड़ी स्मॉल है, छड्डो परे मारो गोली, बट -31 kg मास ते है ना बेचारे का, चाहे बहुत थोड़ा, सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਸ ਐਕਟ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਦ ਨੇਮਸ ਆਫ ਦ ਫੋਰਸਸ ਐਕਟਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स और टू प्रोटॉन्स ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्योंकि चार्जेस है सानू दिख रही है, और एक फोर्स और लग रही है क्योंकि इन्हां दे मासेस है ग्रेविटेशनल फोर्स। और 70% बच्चे ये नहीं लेके आते, यही लेके आते टॉर्ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिकॉज ऑफ द चार्जेस दे आर प्रेजेंट हियर, बट मासेस भी ते है उन्हें भुलना नहीं, नंबर नहीं मिलते तो सीधा कंड बन जाता है। सो बिकॉज ऑफ मासेस कोई भी छोटे तो छोटा पार्टिकल है, कोई भी बड़े तो बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਸ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀਕ ਫੋਰਸਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਸ ਆਰ ਦਾ ਵੀਕੈਸਟ ਫੋਰਸਸ ਇਨ ਨੇਚਰ। कौन सब तो वीक है? ग्रेविटेशन। हजे कि तुसी किसी भी चीज नु सुट्टो तो अर्थ अपने वाल खिंच लैंदी है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਤਾਂ स्ट्रांग होनी चाहिए है, पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर द वीकेस्ट फोर्सेस इन दिस यूनिवर्स। प्लस 2 जाके पता लग जाएगा क्यों वीकेस्ट है, पता लगा, फर्क पता लग गया। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਚੈप्टर ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜਨਾ ਹੈ? प्लस 2 ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਚਾਰजेस ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਸ 12th ਕਲਾਸ 7th ਜਾਂ 8th ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। वीक फोर्स ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, और रेडी ਕਿਹੜੀ? ग्रेविटेशनल फोर्स जो ਆਪਾਂ ਹੁਣ 11th 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। समझ आया? फोर्सेस पता लग गया, नोट करके लिखो शॉर्ट में, नोट करके लिखना है कि नोट फोर्सेस इन दिस यूनिवर्स, फोर्सेस इन दिस यूनिवर्स। चारों के नाम लिख लो, शॉर्ट लिख लो मत। फोर्सेस इन दिस यूनिवर्स, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, चारों के नाम लिख लो, न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एंड वीक फोर्सेस। और नारी जरूर लिख लेना, न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर एंड gravitational forces are the weakest forces in nature। तो शॉर्ट लिख लेना, सामने सामने। और लिखो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन, हेडिंग मारो ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। देखो डेफिनेशन, the forces, the attractive forces हमेशा attractive होंगी हैं, कभी भी repulsive नहीं होंगी gravitational forces। the attractive forces present between, the attractive forces present between masses, present between masses of any two objects, of any two objects are called gravitational forces। The attractive forces present between any two masses, any two objects having masses। दोबारा देखो, the attractive forces present between any two objects having masses, any two objects having masses are called gravitational forces। They are always attractive, never repulsive। They are always attractive, never repulsive। ठीक है?
ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਸ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਪਲਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ m1 ਆਬਜੈਕਟ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ a ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈ m1, ਦੂਸਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ b ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈ m2। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਸੈਂਟਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਔਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ m1 m2 ਚੱਲਣ ਦੋ, r ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, which is wrong। so ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ +2 ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਂਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਮਾਸਸ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਾਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸਕੁਆਇਰ ਆਫ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ them। ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਔਰ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ ਚ ਆ ਗਏ, ਇਹ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਲੌਂਗ ਲੱਗਦੇ ਪਰ 11th ਕਲਾਸ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। राइट क्वेश्चन आएगा इस तरह, कर देना है इरेज, हो गया सब। राइट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। राइट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। और एक क्वेश्चन 12th क्लास जो 12th क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, दोबारा ही इसमें थोड़ा ध्यान से सुनना। पहले तो मैंने दोस्तों वेक्टर फॉर्म का की है, व्हाट इज मीन बाय वेक्टर फॉर्म। डायरेक्शन इंडिकेट करना। इत्थों सानू ये दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। पहले ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਬਸ ਸਿੰਪਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ g m1 m2/r²। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਟੋਪੀ ਟੋਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਟੋਪੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਇਆ ਟੋਪੀ ਟੋਪੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਲਿਖੋ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ है ना। सो ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਾਂ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਜਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ m1 m2 ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ y ਐਕਸਿਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਗੀ ਆਬਜੈਕਟ A ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈ m1, ਸभी ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਆ origin ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ m2, ਜੇ ਇਦਾਂ ਵੱਡੇ ਜੇ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਡਾਟਸ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਟਸ ਯੂਰ ਚੋਇਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰਸ ਪੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? origin ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ? Position vector। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਰਸੋਂ ਜਦ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਰਡਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ 'ਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ r1 ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, +2 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ r2 ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਤਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ?
consider there are two objects having masses m1 and m2, r1 vector and r2 vector are the position vectors, और फिर ए वाला ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे सेकंड को की करेगा अपने वाला अट्रैक्टिव फोर्स लगनी है। सो मान लो m1 ने m2 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ फोर्स ऑन सेकंड बिकॉज ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ f21 की चीज है, f12 की चीज है। सो फोर्स ऑन सेकंड बिकॉज ऑफ फर्स्ट, फोर्स ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकंड, ये सारा कुछ मेंशन करना है। और इस लाइन का नाम की कहते हैं मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। अगर ਤੁਸੀਂ 2 to 1 जा रहे हो तो मैं नाम रखता r21, जो 1 to 2 आओगे तो नाम रख सकते हो r12। तो पहले डायग्राम को प्रॉपर एक्सप्लेन करना, जेडे डायग्राम्स वाले आर्टिकल है अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होएगी तो नंबर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आर्टिकल की गल बात भी है, पहले यार लिखो। ठीक है, पहले डायग्राम बना लो और लिखो नाम फिर F1 2 नहीं आएगा फर्स्ट पार्टिकल पे लगी है। नहीं, फर्स्ट ने सेकंड को अट्रैक्ट किया ना, अट्रैक्ट है ये, अट्रैक्टिव फोर्सेस है। लेकिन वो तो हम बोल रहे हैं फोर्स ऑन फर्स्ट मैंने पार्टिकल, क्या फोर्स ऑन सेकंड बिकॉज ऑफ फर्स्ट। उधर m1 है तो डायरेक्शन तो इधर को गलत नहीं देखो m1 पार्टिकल है, m1 पार्टिकल है सेकंड को अपने वाल खींचा, इधर ही खींचेगा ना, अपने वाल नहीं खींचेगा कि मेरे वाला अट्रैक्टिव फोर्स लाइन लगेगी। कौन खींच रहा है? फर्स्ट। तो फोर्स किसके ऊपर लग रही है? फर्स्ट पार्टिकल। कौन अट्रैक्ट कर रहा है? फर्स्ट पार्टिकल सेकंड को अपने वाल खींच रहा है। फर्स्ट पार्टिकल किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है? सेकंड। तो ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਰੱਖ ਲਓ। मैं नाम रख दिया फोर्स ऑन सेकंड बिकॉज ऑफ फर्स्ट। ठीक है, फोर्स कितनी लगाई सेकंड के ऊपर फर्स्ट ने, और एरो दस रहे कि यस फर्स्ट पार्टिकल सेकंड को अपने वाल खींचने की कोशिश कर रहा है। सो नाम जितना मर्जी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायग्राम बनाओ, मैं दिखाऊंगा। देखो कंसीडर, एरो जरूर लगाना है, एरोस तो अपने नंबर नहीं पड़ेंगे। कंसीडर टू पार्टिकल्स having masses m1 and m2. Consider two particles having masses m1 and m2. r1 vector and r2 vector are the position vectors. r1 vector and r2 vector are the position vectors. फिर r12 vector and r21 vector are the displacement vectors. तो देख लो बोर्ड पर। F21 force on second object due to first. Similarly, this is force on first due to second. ठीक है, पहले ये लिखना है सारा, फिर आप आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। समझ आया कि पढ़ रहे हैं? देख लो अगर कोई डाउट है। करिए स्टार्ट। चलो ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखो, फुल्ला ਨਾਲ सजा सजा के लिखना है, मतलब वेक्टर फॉर्म्स। फोर्स ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकंड की लिखा गया G m1 m2 r 1 2 10 स्क्वायर। ठीक है, एक ही लिखता मैं मैग्नीट्यूड, नाल भी लिखनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन फिजिक्स की कितना लिखी थी टोपी पाके, सो आप ऐसे लिख देंगे r1 2। आंसर आ गया। दोबारा देखो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है दो चीज़ों की बनी हुई है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये सबको पता है। मैग्नीट्यूड आ चीज है G m1 m2 बाय r स्केलर मैग्नीट्यूड ही है ना, जो आप ਇਹਦੇ ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। डायरेक्शन फिजिक्स ਚ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜਿਆ, ਟੋਪੀ ਹੈਡ ਪਾ ਦੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈਡ n ਕੈਪ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, n ਕੈਪ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, n ਕੈਪ ਲਿਖਣਾ। सो दिस इज द होल आंसर। द वैल्यू ऑफ न्यूटन्स लॉ या न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ਜਿਹੜੀ फोर्स है दैट इज इक्वल टू दिस। समझ आया कितना लिखना है? पर ये ਵਧੀਆ नहीं लिखा है, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਲਿਖਣਾ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ शायद याद होए मैं दसिया सी
मैग्नीट्यूड ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ। और डायरेक्शन ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਰਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੈਕਟਰ ਸੈਟਰਡੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਔਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓਗੇ ਗਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ R12 ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਦਾ R² और R ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੀ ਕੋਈ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, G(m1m2/r²), ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ R ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ, और डायरेक्शन भी टोपी पाती, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आया समझ? पक्की गल। सो इथे लिखना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर तुसीं इहनूं वैक्टर फॉर्म लिखोगे, और जिन्हें वैक्टर का साइन नहीं पाया नंबर कट्टे जाएंगे। G(m1 m2) by R12 magnitude the square, so this is magnitude, this is direction। बस हम लंबा करना, तुहानूं पता जे 3 नंबर का आ गया इन्ना भी लिख के आए तो टीचर्स तुहाडे नंबर थोड़ा देने, हम लत्तां खिंचांगे जी, पहले समझ लो फिर लिख लेना। सिमिलरली वैभव जे मैं इदां लिखना, कोई ऑब्जेक्शन, इत्थे मैं 1 2 की जगह ते पुट्ठा करता, लंबा करना, F1 G(m1 m2) R21 मैग्नीट्यूड द स्क्वायर R21 टोपी, इको गल है, ठीक है। लंबा हो गया, फिर एक स्टेप बाद के इहनूं होर लंबा करना। बुक्स च बहुत लंबा है, पर आप कोशिश करनी है बस 2 लाइनें ही हो लिखनी है। मैंने दसो किन्नू याद है दिया, वी नो एक वैक्टर क्वांटिटी किहड़ियां दो चीज़ां दी बनी है, एक वैक्टर क्वांटिटी किहड़ियां दो चीज़ां दी बनी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इदां ही लिख दो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अश्विन क्लियर होया? मैंने दसो तो टोपी का फार्मूला लिख सकते रीअरेंज करके, टोपी इज इक्वल टू वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हम जितने भी टोपी लिखी है ना, उत्थे वैल्यू पुट कर दो, आंसर क्वेश्चन थोड़ा और लंबा हो जाएगा, लंब खिंची जाएगी। सो तुसीं इत्थे लिखोगे, सो पुट दिस वैल्यू हियर, F21 आ जाएगा G(m1 m2) ओवर R21 मैग्नीट्यूड द स्क्वायर R21 क्या की जगह पे लिखोगे, वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। सो जेदे बेसिस सेम होन, आ दोनों वैक्टर बेसिस सेम हो गए, पावर्स तो जाती है, इथे पावर 2 है, इथे पावर कितनी 1, तो 2 + 1 कितना हो गया, तो मेरे को फार्मूला क्या आ गया, G(m1 m2) R21 द क्यूब R21 वैक्टर। सो लंबा हो गया, आंसर आ गया। ऐसे तक देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है पूछ लो। फर्स्ट हाफ इस क्वेश्चन का खत्म हो गया। ये सब क्यों किया है, क्योंकि अगर 3 या 5 मार्क्स आ जाए तो इतना छोटा है 2 स्टेप लिख लो तो टीचर्स अक्सर नंबर नहीं देते, सिर्फ उन्हें लत्तां खिंचण वास्ते हमारे स्टेप किया। और +2 दे फर्स्ट चैप्टर दे फर्स्ट आर्टिकल भी ऐसी इस तरह ही लत्तां खिंचणियां होंदियां, ठीक है। समझ आ रहा? अगेन देखो कितना ज़्यादा वैक्टर्स यूज होया, हम जिन्ना बच्चों को वैक्टर्स नहीं आता फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। चलो कितनी बार रिवाइज कर रहे हैं, सैटरडे भी रिवाइज कराया था। सो अब कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ चेक कर लो ध्यान में। सिंपली G(m1 m2/r²) उन्हें सुझा के लिखा, कोई कुछ नहीं। समझ आया? इक्वेशन नंबर 1 ਤੇ इक्वेशन नंबर 2 भी लिख लेना, दोनों में इक्वेशन का नाम ले लेना, नंबर 1 एंड नंबर 2, और समझ के करना है, कोई प्रॉब्लम है।
चलिए फिर अगे कई बार इसी क्वेश्चन का सेकंड सब पार्ट पेपर च आ जाता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपने पढ़िया है G m1 m2/r² इनटू यूनिट वेक्टर ए वाला लॉ न्यूटन्स का थर्ड लॉ ओबे करता है प्रूव करके दिखाओ। क्वेश्चन इकट्ठा आज आए तो 5 मार्क्स आते हैं कि प्रूव करना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपने प्रूव किया है मींस तेरा कहने का भाव की है m1 मास ने m2 मास ਨੂੰ 5 न्यूटन फोर्स ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ मैं बोर्ड ਨੂੰ कितनी फोर्स ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ 5 न्यूटन ਤੇ बोर्ड ਮੈਨੂੰ कितनी फोर्स ਨਾਲ ਖਿੱਚੇਗਾ अगेन 5 न्यूटन these two forces are equal and opposite इसलिए कैंसिल होकर नेट 0 आ जाता है पर आराम ਨਾਲ पढ़े ਜੇ ਮੇਰੀ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬੋਰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੋ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ 0 ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਓਬੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾਅ ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿੱਚ सुट के आना है ठीक है ना सपोज 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन या राइट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेक्टर फॉर्म और 5 नंबर चैप्टर थोड़ा लिखोगे नाल नु भी लिखना ताकि लंबा हो जाए ठीक है किस तरह प्रूव करना है डायग्राम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਹੈ सेम यही यूज होनी है फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ एक क्वेश्चन ਦਾ आंसर दसो देखो अगर मैं फर्स्ट टू सेकंड वाला जावां मतलब मैं इथों मैं ते बोर्ड इने डिस्टेंस ते आना मेरे ते बोर्ड दे विच डिस्टेंस इधरों इधर जावा या वापस आना ये डिस्टेंस सेम रहेगा कि चेंज होगा सेम रहेगा ना अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल से सेकंड पार्टिकल एक बार इधर आवा और एक बार फिर वापस जाऊं तो सारे दोनों का डिस्टेंस हमेशा की रहेगा सेम पर डायरेक्शन सेम रहेगी नहीं की रहेगी ऑपोजिट पहले एक बार आए फिर वापस गए सो कहना है राइट कि डिस्टेंस का ਜਿਹੜਾ मैग्नीट्यूड है ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है मैग्नीट्यूड दे बोथ आर इक्वल अमाउंट सेम है लेकिन फर्क की है टोपियां दे विच डायरेक्शन एक दूसरे तो की है ऑपोजिट और ऑपोजिट करके ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਵਾਓ ਪੁੱਟ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ F12 is equal to G M1 M2 R12 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ R21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R12 टोपी की जगह पे क्या आएगा माइनस R21 टोपी ठीक है सेकंड इक्वेशन देखो आप पूरी की पूरी साइड अगर मैं नेगेटिव साइन बाहर काटना G M1 M2 R21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R21 टोपी अब नेगेटिव साइन को छोड़ के बाकी सारी टर्म किहदे नाल मैच कर रही है सेकंड इक्वेशन की राइट साइड कर रही है कि आ चीज और आ चीज सेम मैं लिख सकती हूँ F12 is equal to minus of F21 from equation 2 हो गया प्रूफ एक्शन is equal to minus reaction hence आई समझ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰਾ ਸੀ पर इन चंगी तरह देख लो और लिख लो जो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो सो आज नहीं करना ठीक है देख लो जल्दी जल्दी कोई डाउट